आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार आगामी मॉनसून सत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के बाद उठाया जा रहा है। इस कमेटी ने जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर 14 मार्च 2025 को आग लगने की घटना के दौरान बड़ी मात्रा में कैश बरामद होने के आरोपों को सही पाया था। हालांकि जस्टिस वर्मा ने कहा था कि यह कैश उनका या उनके परिवार का नहीं है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मैंने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं से संपर्क किया है। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित गंभीर मामला है। इसमें किसी भी राजनीतिक नजरिए की गुंजाइश नहीं है। हम सहमति बनाने की दिशा में काम करेंगे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन और संयुक्त राष्ट्र गए पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशन के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ शांति चाहता है, लेकिन शर्तों पर नहीं। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी संसदीय प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत ने बिना जांच और सबूत के पहलगाम घटना के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया, जबकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को पहलगाम घटना की जांच में मदद की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि भारत ने सीमा का उल्लंघन किया और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में हमने भारी कीमत चुकाई है। बिलावल भुट्टो ने आगे कहा कि हमने देखा कि हाल ही में तनाव कितनी तेजी से बढ़ा। 2 परमाणु शक्तियां युद्ध के कगार पर थीं। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने युद्ध विराम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर संसद के विशेष सत्र की मांग को लेकर विपक्षी दलों द्वारा पीएम मोदी को भेजे गए पत्र पर आम आदमी पार्टी और एनसीपी शरद पवार द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के संबंध में एक सवाल का जवाब देते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि कोई मतभेद नहीं है। संसद के विशेष सत्र के संबंध में किसी भी मतभेद की कोई संभावना नहीं है। हम रक्षा के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। हम पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा चाहते हैं। हम उस कार्रवाई के बारे में बात नहीं कर रहे जो भारत ने आतंकवादी हमले के बाद की थी। 16 विपक्षी दलों ने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कुछ दिनों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी ने सरकारी स्कूलों में कक्षा निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को तलब किया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जैन को 6 जून को एसीबी के समक्ष पेश होने को कहा गया है, जबकि सिसोदिया को 9 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह समन दिल्ली सरकार के स्कूलों में 12,000 से अधिक कक्षा या अर्धस्थायी संरचनाओं के निर्माण में 2,000 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के आधार पर 30 अप्रैल को एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद आया है। पंजाब कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर उनसे अमृतसर जिले को युद्ध मुक्त क्षेत्र घोषित करने की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया है, जो स्वर्ण मंदिर का घर है। उन्होंने कहा कि सिखों के लिए श्री हरमंदिर साहिब का वही आध्यात्मिक महत्व है जो मुसलमानों के लिए मक्का और ईसाइयों के लिए वेटिकन का है। इसीलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि श्री हरमंदिर साहिब के वैश्विक आध्यात्मिक महत्व को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी जाए और वेटिकन की सुरक्षा करने वाले उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्रों पर विचार किया जाए और उन्हें अपनाया जाए। असम में लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ का पानी अलग अलग इलाकों में पहुंच रहा है, जिससे जानमाल का नुकसान बढ़ता जा रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि राज्य के 21 जिलों में इस समय 1506 गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में बाढ़ के पानी में डूबने से राज्य में 6 और लोगों की मौत हो गई। इस तरह पिछले 5 दिनों में राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 18 हो गई है। आपदा विभाग की तरफ से बाढ़ की स्थिति पर मंगलवार देर शाम को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में इस समय 6,33,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि बाढ़ में सब कुछ गंवाने वाले करीब 40,000 विस्थापितों को राज्य के अलग अलग हिस्सों में खोले गए 511 राहत शिविरों में रखा गया है। केवल श्रीभूमि जिले में 94,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है। इसमें मद्रास हाई कोर्ट के 21 मई 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियों से संबंधित 2020 में पारित 9 कानूनों के ऑपरेशन पर रोक लगाई गई थी। यह कदम तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे टकराव के बीच उठाया गया है, जो विश्वविद्यालयों में उप कुलपतियों की नियुक्ति के अधिकार को लेकर विवाद का केंद्र बना हुआ है। यह मामला इसलिए अहम बन गया है क्योंकि संबंधित पक्षों ने पहले अवकाश पीठ से राहत नहीं मांगी थी, लेकिन अब तमिलनाडु सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किए जाने के बाद उम्मीद है कि मामला 1-2 दिनों में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 13 जुलाई तक गर्मी की छुट्टियां हैं और सिर्फ सीमित मामलों की सुनवाई हो रही है। सभी रेगुलर बेंच 14 जुलाई को दोबारा खुलेंगी। बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने 21 मई 2025 को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु विधानसभा द्वारा संशोधन कानूनों के उस हिस्से पर अंतरिम रोक लगा दी थी जो उप कुलपतियों की नियुक्तियों का अधिकार राज्यपाल, जो कि विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, से हटाकर राज्य सरकार को देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को ली जे-म्यांग को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पर कहा कि श्री ली जे-म्यांग को कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई। भारत आरओ के विशेष रणनीतिक साझेदारी को और अधिक विस्तारित और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उदारवादी विपक्षी उम्मीदवार ली जे-म्यांग बुधवार को राष्ट्रपति चुने गए। यह जीत अब अपदस्थ रूढ़िवादी नेता युन सुक येओल द्वारा मार्शल लॉ लागू करने के बाद महीनों से चल रही राजनीतिक उथल-पुथल का अंत करेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के पूर्व मालिक विजय माल्या ने भी आरसीबी की जीत पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीम को बधाई देते हुए कहा कि जिन्होंने मेरा यह सपना सच किया उनको धन्यवाद। विजय माल्या ने लिखा कि जब मैंने आरसीबी की स्थापना की तो मेरा सपना था कि आईपीएल ट्रॉफी बेंगलुरु में आए। उन्होंने कहा कि मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैंने एक युवा खिलाड़ी के तौर पर महान विराट कोहली को चुना और यह वाकई काबिले तारीफ है कि वह 18 सालों से आरसीबी के साथ बने हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे यह भी सम्मान मिला कि मैंने यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल और मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स को टीम में शामिल किया, जो हमेशा आरसीबी के इतिहास का कभी ना भूले जाने वाला हिस्सा रहेंगे। आखिरकार आईपीएल ट्रॉफी बेंगलुरु पहुंच गई है। उन सभी को ढेरों बधाई और धन्यवाद जिन्होंने मेरा यह सपना सच किया। आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने आईपीएल खिताब जीतने के बाद अपने फैंस के लिए एक संदेश दिया है। साथ ही उन्होंने अपने फैंस का धन्यवाद किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा कि इस टीम ने इस सपने को सच कर दिखाया, एक ऐसा सीजन जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह जीत आरसीबी के उन सभी फैंस के लिए है जिन्होंने सबसे मुश्किल समय में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। कोहली ने आगे कहा कि यह जीत उन तमाम वर्षों की निराशा और टूटे हुए दिलों के लिए है। कोहली ने आईपीएल ट्रॉफी के लिए 18 साल लंबे इंतजार पर कहा कि जहां तक आईपीएल ट्रॉफी की बात है, इसके लिए इतना इंतजार करना तो बनता ही था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.